गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अलका गुप्ता आज आपको ज्ञान और पाठ्यचर्या बीएड का जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, कंपलसरी पेपर, जिसका कोड है 9224 की 5th यूनिट में पाठ्यचर्या के संचालन में अधिगम संसाधनों के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि अधिगम संसाधन यानी कि बालक के सीखने में कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो कि उसे सहयोग प्रदान करते हैं या उसके लिए सीखना या किसी चीज़ को समझना आसान करते हैं। तो अधिगम संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, पाठ्यपुस्तक, जो कि शिक्षक और बालक दोनों के लिए सर्वाधिक आवश्यक संसाधन हैं, जो एक पाठ्यक्रम को एक सही दिशा निर्देश देने में या पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करती हैं। चाहे स्वाध्याय को लेकर हो, चाहे कक्षा का शिक्षण को लेकर हो, पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। अब दूसरा जो अधिगम संसाधन है वो शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टीचिंग एड या टीए, यानी कि ऐसी कौन कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री है जो बालकों के अधिगम को सरल बनाती है। तीसरा है विद्यालय के बाहर के संसाधन, यानी कि विद्यालय के बाहर कौन कौन से, क्योंकि बालक विद्यालय में तो सीखता है लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में विद्यालय के बाहर जाकर ही उपयोग में लेता है। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विद्यालय में सिखाई जाती हैं या अब नहीं भी सिखाई जाती हैं, तो उसका ज्ञान वो विद्यालय के बाहरी क्षेत्रों से प्राप्त करता है। और चौथा है स्थानीय पर्यावरण, जो कि बालक के आसपास के संपूर्ण पर्यावरण को उसमें सम्मिलित करता है, जो उसके अधिगम को प्रभावी बनाता है और अधिगम को सरल बनाता है। आज हम इसी चीज़ को समझने के लिए इस चार्ट का सहारा लेंगे। पाठ्यपुस्तक के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। अब हमें देखना है शिक्षण अधिगम सामग्री को, कि शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री को भी 3 भागों में बांटा गया है: श्रव्य साधन, दृश्य साधन और तीसरा है श्रव्य एवं दृश्य। यानी कि एक बालक के अधिगम में इन 3 प्रकार के संसाधनों के उपयोग के माध्यम से अधिगम को सरल बनाया जा सकता है। श्रव्य संसाधनों की जहाँ बात करते हैं, तो अगर ये चार्ट को देखते हैं तो श्रव्य संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है: मौखिक संसाधन और यांत्रिक संसाधन। मौखिक संसाधन यानी कि जिनको बोलकर और बालकों को बताए जाते हैं, समझाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। तो मौखिक संसाधन में कौन कौन से हैं, जैसे उदाहरण या दृष्टांत, यानी कि कोई उदाहरण देना या कोई दृष्टांत के माध्यम से उस बात को समझाने का प्रयास करना। दूसरा है यांत्रिक संसाधन। यांत्रिक संसाधन जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन टाइप होते हैं, जिनमें कि सुनकर बालक सुनकर जिनसे ज्ञान को अर्जित कर सकता है, वो है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या भाषा यंत्र। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन भी एक पुरानी व्यवस्था है, शायद आज के ज़माने में तो आज बच्चों को देखने को ना मिले, लेकिन ये भी एक श्रव्य संसाधन है जिसमें कि सीडी के माध्यम से बालक सुनकर और ग्रहण ज्ञान को अर्जित करता था। और भाषा यंत्र जो भाषा लैब में, लैंग्वेज लैब में मुख्य रूप से काम आती है, जिसमें कि बालक की भाषा संबंधी ज्ञान को बढ़ाने में, उच्चारण की अशुद्धियों को ठीक करने में सहयोग प्रदान करता है। दूसरा है दृश्य संसाधन। दृश्य संसाधन कौन से हैं, जिनको कि हम देखकर और सीख सकते हैं, तो इनको भी यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। दृश्य संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है, श्रव्य संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। तो इसे दृश्य संसाधन कौन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, यानी कि प्राणी मात्र और वनस्पति, यानी कि मनुष्य हो, जीव जंतु हैं, पक्षी वगैरह हैं ये, या फिर वनस्पति, पेड़ पौधे, अनाज आदि, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत
आती है। यानी कि इनको भी देखकर, इनके माध्यम से भी बालक बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। जैसे कि प्राणी जगत, अगर विज्ञान में शारीरिक संरचना को समझना है, मनुष्य की शारीरिक संरचना को समझना है, तो फिर मनुष्य की जो वास्तविक शारीरिक संरचना है उसके माध्यम से, जैसे आँख, नाक, कान, बच्चा देखकर उन चीज़ों को समझता है। आप बिल्कुल शिशु को, जब बाल्यावस्था का, शैशवावस्था का बालक है, उसको बोलोगे आँख, तो धीरे धीरे वो अपनी आँख को बताकर और सीखेगा कि हाँ ये आँख होती है। यानी कि प्राणी और वनस्पति माध्यम भी एक ऐसे हैं जो बालक के अधिगम को दिशा प्रदान करते हैं। फिर मौलिक संसाधन, यानी कि मूल रूप से जो हमारे पुराने समय में या अवशेष या जो क्या कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत जैसी होती हैं, उन मूल स्रोतों को, मूल मौलिक वस्तुओं को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? मौलिक चित्र, जो कि वास्तविक चित्र है, जैसे कि मोनालिसा के बहुत सारे चित्र बने हुए, लेकिन उसी चित्र के महत्व है जो सबसे पहली बार बनाया गया था, तो वही मौलिक चित्र। फिर पांडुलिपि, जो कि वास्तव में किसी के हाथ से लिखी गई हैं, वो ग्रंथ यहाँ पर उपयोगी होते हैं। और तीसरा है इसमें कविताएं, यानी कि चित्र जो मूल हैं, वास्तविक हैं, जो पहली खुद ओरिजिनल है। दूसरा पांडुलिपि, जो किसी की खुद के द्वारा लिखी गई, और तीसरी कविताएं, जो कि कवियों के द्वारा लिखी गई होती हैं। ये भी बालकों को सीखने में, बालकों के अधिगम को बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करती है और सरल बनाती हैं। और तीसरा जो दृश्य संसाधन है वो है मानव निर्मित या कृत्रिम, जिसको कि मानव ने बनाया है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित यानी कि वे संसाधन हैं जिसमें विद्युतीय उपकरणों का सहयोग नहीं लिया जाता है, और अप्रक्षेपित और प्रक्षेपित वे संसाधन हैं जिनमें कि विद्युतीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो जब हम अप्रक्षेपित की बात करते हैं तो अप्रक्षेपित में वे समस्त चीज़ें आ जाती हैं जिनमें विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं होता है। तो इसे मूर्ति, श्यामपट्ट, फाइनल बोर्ड, जिसको कि हम सॉफ्ट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, चुंबकीय बोर्ड, जिसमें कि चुंबक के माध्यम से चिपकाकर और वहाँ पर कोई भी आकृति, सूचना जो भी है उसको चिपकाकर और आसानी से हटाया जा सकता है। और चित्र भी बहुत सारे हैं, व्यंग्यात्मक चित्र हैं, रेखा चित्र है, ग्राफ है, समय सारिणी है, मानचित्र हैं, ये सारे चित्र के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा जो इस अधिगम संसाधन में, इसमें अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री में तीसरा आता है श्रव्य दृश्य साधन, जो कि 3 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें चलचित्र यानी कि सिनेमा, पिक्चर, फिर दूरदर्शन यानी कि टीवी, जिसको कि हम टीवी भी कह सकते हैं, और वीडियोस, जिनके माध्यम से हम देखकर और सीख सकते हैं। बालक को, क्योंकि वीडियो के माध्यम से बालक प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देखता है और सीख पाता है। उसके बाद दूसरी बात आती है विद्यालय के बाहर के संसाधन, यानी कि विद्यालय के बाहर के कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो बालक के अधिगम को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो इनको भी हम 6 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है समाचार पत्र, जिनमें कि बालक नियमित, जैसे इस समय भारत में वैश्विक महामारी फैली हुई है, तो उसके बारे में समस्त सूचनाएं बालक कहाँ से अर्जित कर रहा है, उसके बारे में किस तरह से बचाव के उसके उपाय रखने चाहिए, किस तरह से उसे सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब की सूचनाएं या तो वो समाचार पत्रों से देख रहा है, पढ़ रहा है, दूरदर्शन पर सुन रहा है, यानी कि टीवी के माध्यम से सुनकर उसके बारे में समस्त जानकारी को एकत्रित कर रहा है। फिर एक संसाधन है संगीत, यानी कि संगीत के माध्यम से भी बालक अपनी परंपराओं को, अपनी लौकिक परंपराओं को, अपने प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में या वर्तमान के बारे में भी बहुत कुछ जान सकता है। कि संगीत एक कला है जो कि बालक के मनोरंजन का साधन भी है, जिससे कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को या उसको मानसिक रूप से तनाव से मुक्त करके और सीखने में बहुत सहयोग प्रदान करती है। ये तो एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है, लेकिन आधुनिक संसाधन की, जहाँ अधिगम संसाधनों में जब बात करते हैं संगीत, तो संगीत भी बालक को सीखने में सहयोग प्रदान करता है। वही नाटक और कठपुतलियाँ, जिनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनको कि एक अभिनय के माध्यम से बालक के सामने प्रस्तुत करके और उसके बारे में सीखा जाता है। जैसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, अशोका बनी है, चंद्रगुप्त मौर्य बनी है, यानी कि ये सब एक फिल्में हैं। और ऐसे ही कुछ नाटक भी होते हैं जिनको देखकर बालक
उनके बारे में सीख सकता है। उसके बाद में है खेल के मैदान, कि इन खेल के मैदानों में भी बालक बहुत सारे जैसे सामाजिक संबंधों को सीखता है, आपसी तालमेल को बनाना सीखता है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम विद्यालय के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं सीख सकते हैं, जितना कि हम विद्यालय के बाहरी क्षेत्रों के माध्यम से इसको सीख सकते हैं। फिर बाद में है विभिन्न प्रकार के खेल हैं जो खेलों की जानकारी के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा जैसी शिक्षण के कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। फिर सामाजिक कार्य यानी कि सामाजिक कार्य भी हैं जो कि बालक को अधिगम में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे कि बालक ने सहयोग की भावना का विकास सहयोग के माध्यम से समाज के संगठन को बनाए रखना चाहिए। जब वो ये बात तो सीखता है, विद्यालय में सीखता है, तो उसका व्यवहारिक उपयोग कहाँ करेगा? वो समाज में करेगा। और ये सामाजिक कार्य ऐसे हैं जो कि किस तरह से समाज में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण उसे प्रदान कर। उसके बाद चौथी बात आती है स्थानीय पर्यावरण। स्थानीय पर्यावरण भी हमारे पास छह कैटेगरी में बताए गए हैं कि स्थानीय पर्यावरण कौन कौन से हैं। जैसे सामाजिक घटक, यानी कि समाज के सामाजिक घटक हैं जैसे परिवार, समाज, जैसे परंपराएं, रीति रिवाज आदि, व्यक्तिगत कार्य आदि, ये सब बालक को एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं को सीखने का प्रशिक्षण इनके माध्यम से बालक को मिलता है। परिवार क्या है, इसको पढ़ बेशक बालक पुस्तकों में सकता है। समाज क्या है, समाज की परिभाषा को किताबों में पढ़ सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो समाज के बीच में ही जाकर सीख सकता है। इसीलिए आसपास के पर्यावरण में सामाजिक घटक हैं जो उसको परिवार, परंपराएं, रीति रिवाज आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है। फिर है प्राकृतिक घटक, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, ये जो पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सब क्या हैं? वन संपदा, मिट्टी, जलवायु, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या हैं? ये बालक को प्राकृतिक संसाधन, ये जो प्रकृति में क्या क्या विद्यमान है, इसके बारे में सीखने में सहयोग प्रदान करता है। और जब हम कहते हैं कि बादल से वर्षा होती है और वह नदियों में जल नदियों में जल वर्षा से आता है, एक बालक को हम ये चीज़ सिखाते हैं, तो ये बालक वास्तविक अनुभव कब करता है कि सही में जब बरसात होती है और बरसात का पानी जब वो नदियों में बहता देखता है, तब उसे उस बात की जांच वो कर पाता है कि हाँ, मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि बरसात होती है तभी इन नदियों में पानी आता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्राकृतिक घटक हैं जो बालक को इसके बारे में सीखने में मदद करते हैं। फिर सांस्कृतिक घटक, क्योंकि हमारी संस्कृति भारतीय समाज का एक कहना चाहिए कि जड़ है, ये मूल आधार है हमारी अपनी संस्कृति, जो विश्व में एक अलग स्थान प्रदान करती है। तो ये सांस्कृतिक घटक ऐसे हैं जो कि बालक के अधिगम में हमारी परंपराओं, धर्म, रीति रिवाज आदि के बारे में सीखने में सहयोग प्रदान करते हैं। फिर समुदाय, ये समुदाय भी बालक को बहुत कुछ सिखाता है। जैसे विद्यालय में सामुदायिक केंद्र है जहाँ पर बालक बहुत कुछ सीखता है। दूसरी बात, जब विद्यालय में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया जाता है, समाज में होने वाले किसी कार्य में बच्चों को सहयोग प्रदान करके, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रखवा के और बालक को सीखने में सहयोग मतलब सामुदायिक कार्य क्या होते हैं इसकी जानकारी वहाँ से वास्तविक प्रयोगात्मक रूप से या क्रियात्मक रूप से उसको बालक सीख सकता है। फिर अंत में आता है जनसंचार के साधन, यानी कि ये जितने भी जनसंचार के साधन हैं जिनके माध्यम से बालक के अधिगम को दिशा निर्देश मिलता है, यानी कि सीखने में मदद मिलती है। क्यों कि पाठ्य पुस्तक या विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालक को बहुत कुछ सिखाया जाता है, वो केवल उसको सैद्धांतिक ज्ञान होता है। अब इस सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप कहाँ पर प्राप्त होता है? वो विद्यालय के बाहर के संसाधनों में और स्थानीय पर्यावरण के माध्यम से वो इसके सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक रूप को सीख पाता है। यानी कि बालक के अधिगम को प्रभावी बनाने में या अधिगम में सहयोग प्रदान करने में इन समस्त संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।